अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अपनी सेहत। मैं हूं कविता शर्मा। दोस्तों, वैश्विक स्तर पर कैंसर एक बहुत बड़ा जोखिम है। साल दर साल कैंसर रोगियों और मृतकों की संख्या बढ़ रही है। भारत में बीते सालों में कैंसर के मामले में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पिछले साल लगभग 10 मिलियन लोगों की मृत्यु कैंसर की वजह से हुई। कैंसर कई तरह के हो सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर सबसे अधिक फैलने वाले कैंसर में से एक है। कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए और इसकी रोकथाम और उपचार के लिए हर साल भारत में 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। आखिर क्या है कैंसर और इससे किस तरह से बचाव किया जा सकता है? आज इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हम मिलेंगे डॉक्टर संदीप बत्रा से, सीनियर डायरेक्टर कैंसर केयर मैक्स हॉस्पिटल से। चलिए मिलें डॉक्टर संदीप से। सबसे पहले तो डॉक्टर संदीप, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, जब हम बात करते हैं कैंसर जैसी बीमारी की तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जहन में एक पिक्चर क्रिएट कर देती हैं कि अब शायद क्या होगा, कैसे जीवन चलेगा। सबसे पहले तो क्या कहेंगे इस बीमारी को लेकर? देखिए, कैंसर एक ऐसा रोग है जो शरीर के अंदर से ही उपजता है, बाहर से नहीं आता है। तो हमारी शरीर की सेल्स ही हैं जो कैंसर के रूप में बाहर निकलती हैं। इसी वजह से इसका जो डायग्नोसिस, जो निदान है और जो चिकित्सा है, थोड़ी मुश्किल है। बट अगर इसको अर्ली स्टेज के अंदर डिटेक्ट कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से इससे डरने की जरूरत नहीं है, इससे लड़ने की जरूरत है। लड़ना है और डरना बिल्कुल नहीं है। ये जागरूकता लोगों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से हर साल हम नेशनल जो कैंसर डे है उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दिवस के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे या फिर कहें कैंसर जागरूकता दिवस, ये मनाया जाता है सन 2014 से इंडिया में। और हर्षवर्धन जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे जिन्होंने इसके बारे में सोचा, बिकॉज खुद डॉक्टर है और वो समझते हैं कि ये बीमारी दिन दूनी रात चौगनी प्रगति कर रही है। बिकॉज बाकी सब चीजें, इन्फेक्शियस डिजीजेस कंट्रोल में आ रहे हैं और ये एक डिजीज है जो अब रफ्तार पकड़ रहा है। 2014 से हर साल मनाया गया है और ये बेसिकली रिस्पेक्ट देने के लिए है मैडम क्यूरी को, जो एक बहुत उच्चतम स्तर की वैज्ञानिक थी जिन्होंने कैंसर के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में बहुत ही अपना योगदान दिया है। उसी वजह से इस डे को कैंसर अवेयरनेस डे माना जाता है 7 नवंबर को। और इसमें लोगों को जागरूक किया जाता है कि ये बीमारी क्या है, क्यों हो सकती है, और अगर हो जाए तो उससे लड़ने की बजाय, उससे डरने की बजाय उससे लड़के उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जी, तो सर क्या स्पेशल ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि इस दिन चलाए जाते हैं जिससे लोगों को एटलीस्ट इस बीमारी के बारे में पता चले? कैसे-कैसे अभियान रहते हैं? कुछ बताएँगे इसके बारे में? जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, अधिकतर प्राइवेट अस्पताल और कुछ एनजीओज हैं जो इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एडवर्टीजमेंट्स, स्टैंडीज, जनसभाएं, लोक सभाएं, जो भी पेशेंट ओपीडी में आ रहे हैं उनको कैंसर के ऊपर 10 से 15 मिनट के बारे में सेंसिटाइज करना, टॉक देना, ये सब क्यूमुलेटिव रूप पे किया जाता है। ऑल्दो ये टुकड़ों टुकड़ों में हर कोई अपनी कोशिश से करता है, बट इसका एंड रिजल्ट यही आता है कि जनरल पब्लिक में इस डिजीज के बारे में अवेयरनेस बढ़ती है और वो सामने निकल के आते हैं कि हमारी स्क्रीनिंग करवा दीजिए, हमें ये कैंसर तो नहीं है या इन फ्यूचर हो तो नहीं सकता है। तो ऑल्दो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, प्राइवेट अस्पताल भी इसके अंदर सरकार की मदद कर रहे हैं, बट जिस लेवल की अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए वो मेरे ख्याल से ये हर साल अगर इसके बारे में काम चलता रहेगा तो और अवेयरनेस क्रिएट होगी। जी, तो सर अवेयरनेस की जब बात आती है तो लोगों को जैसे कि आपने कहा केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और कैंसर के काफ़ी ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में जब अवेयरनेस की बात करते हैं हम लोग, तो आप अपने अनुभव से क्या बताएँगे कि क्या लोग जागरूक हो रहे हैं अब? देखिए, लोग जागरूक हो रहे हैं, इसीलिए आज से 15 साल पहले अगर घर में किसी को कैंसर होता था तो आसपास किसी को नहीं बताया जाता था, फैमिली अपने आप में उस इंफॉर्मेशन को सीमित रखती थी। बस आज की डेट में जैसे पहले होता था, शुगर किसी को होता था उसमें घर को छुपा के दबा के उनसे इंफॉर्मेशन को रखा जाता, और आज देखिए मेट्रो में आपने कई बार देखा होगा कि लोग खुद को इंसुलिन का इंजेक्शन लगा रहे होते हैं बिकॉज उनका टाइम हो चुका होता है। ऐसी कैंसर के बारे में ऐसा है कि जैसे जैसे लोगों की अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, लोग सामने निकल के आ रहे हैं कि हमारे फला जगह पे, फला परिवार में इस व्यक्ति को कैंसर हो गया है, कृपया हमारी जांच करवा दीजिए, क्या हमें कैंसर तो नहीं है, या फिर अगर मेरे माता पिता को कैंसर हुआ था
या मेरे किसी भाई बहन को ये प्रॉब्लम हुई है तो क्या मुझे ये कैंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये सब अवेयरनेस क्रिएट करने की वजह से हुआ है। बट इसमें दुविधा ये है कि ये अभी तक शहरों के अंदर इतनी अवेयरनेस आई है, अभी इसको परकोलेट, क्योंकि 85% ऑफ द इंडिया लिव्स इन विलेजेस। सो जब तक ये इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस गांवों तक नहीं जाएगी तब तक हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो नहीं मिलता है। तो इसीलिए कोशिश हर साल स्तर पे जारी है। तो कैंसर में अगर हम बात करें तो सर, कौन से कैंसर ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल लोगों में पाए जा रहे हैं? तो इसके बारे में लोगों को लक्षण भी पता होने चाहिए कि कैसे पहचाने कि किसी बीमारी से वो जूझ रहे हैं। देखिए, जो सबसे कॉमन कैंसर्स हैं उसके बारे में सरकार ने अपनी तरफ से इतनी कोशिश की है। अगर आप देखेंगे किसी भी तंबाकू के पैकेट पे, किसी भी सिगरेट के पैकेट पे फोटो बनी होती है जिसमें साफ दिखाया होता है लंग कैंसर, मुक्का कैंसर। तो हेड एंड नेक कैंसर यानी मुक्का कैंसर और फेफड़ों का कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है हिंदुस्तान में पुरुषों में, और वही कारण सबसे ज्यादा डेथ का बनते हैं। महिलाओं के अंदर जो कैंसर है वो टोबैको या स्मोकिंग से रिलेटेड नहीं है, उनमें ब्रेस्ट कैंसर और बच्चेदानी का मुंह का कैंसर है जिनका स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन अर्ली हो सकता है। सो अगर आप देखें कि कैंसर घातक साबित होता है अधिकतर जितने भी टोबैको रिलेटेड कैंसर होता है, चाहे वो मुख का कैंसर हो, चाहे वो फेफड़ों का कैंसर हो, या फिर पेनक्रियाज और स्टमक का कैंसर हो, जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली टोबैको प्रोडक्ट्स या उसके धुएं से होते हैं। तो ये सब कैंसर जो हैं वो सबसे ज्यादा कारण बनते हैं मृत्यु के, जिसकी वजह से इस डेडलीनेस ऑफ द कैंसर सामने दिख के आती है। जी। तो सर, जब महिलाओं या पुरुषों की बात करते हैं तो किस तरीके से मतलब पता चले कि हम किसी बीमारी से या हम कैंसर से जूझ रहे हैं? इसमें कोई लक्षण क्या ऐसे होते हैं जिससे एटलीस्ट महिलाओं को भी पता चले और पुरुषों को भी पता लगे कि हमें डॉक्टर के पास जाना है? देखिए, एक तो सबसे पहले डिफरेंस यही है कि पुरुषों में जो कैंसर अधिकतर होते हैं वो टोबैको अब्यूज की वजह से होते हैं, जैसे हेड एंड नेक और लंग कैंसर, और उनके सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत टिपिकल होते हैं, जो सब पुरुषों को पता होता है कि ये हम ले रहे हैं तो इसकी वजह से ये हो सकता है, वो इग्नोर करते हैं। लाइक मुंह के अंदर कोई गांठ होना, मुंह को खुलने में दिक्कत आना, मुंह के अंदर कोई अल्सर होना जो बार बार बन रहा है, भर नहीं रहा है, खाने का टेस्ट चेंज होना। स्पेशली जो सब तंबाकू यूज करते हैं उसके अंदर ये सिम्टम होते हैं, बट क्योंकि वो तंबाकू कंटिन्यू करना चाहते हैं इसलिए इन सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। ऐसे ही जो पुरुष स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर कफ का होना, रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन होना, खांसी में खून का आना, ये सब कॉमन लक्षण होते हैं जो जैसे ही दिखे, कोई भी खांसी अगर 4 हफ्ते से ज्यादा है, अगर वो इन्फेक्शन साइड में है, फीवर के साथ आ रही है तो ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, बट अगर वो इन्फेक्शन नहीं है, फीवर नहीं है, तो कैंसर होने के चांसेस स्पेशली जो स्मोकर, जो धूम्रपान करते हैं उनमें ज्यादा है। इन कॉन्ट्रास्ट महिलाओं के अंदर जो लक्षण है वो है, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो छाती में किसी गांठ का होना, छाती की शेप का चेंज होना, छाती की निप्पल की शेप का चेंज होना, या निप्पल से कोई डिस्चार्ज स्पेशली ब्लड का आना, ये सब ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे ही बच्चेदानी के मुख का कैंसर है, सपोज पीरियड्स के दौरान बीच में जब पीरियड का टाइम नहीं है उस टाइम ब्लीडिंग होना, पुरुष से अपने अपने पति से संबंध बनाने के बाद कोई ब्लीडिंग होना, संबंध बनाते वक्त या उसके बाद में पेन का होना, ये सब लक्षण है जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर की वजह से आ सकते हैं। सो सबसे कॉमन कैंसर्स जो हैं उनके लक्षण बहुत जल्दी आते हैं, बट वही बात है जो अब्यूज कर रहे हैं टोबैको को उसको मानना नहीं चाहते, और महिलाओं के अंदर जिसके अंदर ये सिम्टम्स जल्दी डायग्नोज कर सकते हैं कैंसर को, वो यूजुअली लज्जावश या शर्म की वजह उसकी वजह को किसी को डिस्कस नहीं करना चाहते, इसीलिए वो अर्ली स्टेज में डायग्नोज नहीं होते। जी। सर, जब आप अर्ली डायग्नोज की बात करते हैं तो अगर किसी महिला को ऐसा कुछ प्रतीत भी हो रहा है, डॉक्टर्स कहते हैं कि एक स्क्रीनिंग ऐसी है जो कि हम खुद से कर सकते हैं अगर हम चाहें, तो वो स्क्रीनिंग कैसे है जब महिलाएं अपने आप को चेक कर सकती हैं कि कहीं ऐसी कोई गांठ तो हमें नहीं बन रही, तो वो कैसे उसको चेक करें और कौन सा वो समय होता है? देखिए, महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट कैंसर है जो महिला खुद ही डायग्नोज कर सकती है काफी अर्ली स्टेज में। महीने की 1 तारीख को फिक्स कर लें, 15 तारीख हर महीने की, जब आप नहा रहे हो बाथरूम में शीशे के सामने खड़े हो जाएं, लेफ्ट हैंड से राइट ब्रेस्ट को एग्जामिन करें, सेंटर से स्टार्ट करें, निप्पल से, एरिया से, और उसको सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए बाई बगल तक लेके जाएं। ऐसे ही राइट ब्रेस्ट को एग्जामिन करने के लिए लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करें, निप्पल एरिया से स्टार्ट करें, उंगलियों से जांच करते हुए कि कोई भी थिकनेस नहीं है, कोई भी दर्द नहीं है, कोई भी गांठ नहीं है, और उसको सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए अपनी बगल तक, लेफ्ट बगल तक लेके जाएं। तो अगर हम लेफ्ट ब्रेस्ट को राइट हैंड से एग्जामिन करेंगे और राइट ब्रेस्ट को लेफ्ट हैंड से एग्जामिन करेंगे प्रॉपर तरीके से उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए, तो 80% ऑफ द टाइम
कोई भी कैंसर जो अर्ली स्टेज में हो महिलाएं खुद ही डायग्नोज कर सकते हैं, बट उनको ये ध्यान रखना एक फिक्स तारीख, उस तारीख को नहाते हुए एग्जामिन जरूर करना है, तो 80% कैंसर अर्ली स्टेज के अंदर वो डिटेक्ट हो जाएंगे महिलाओं। सर इसमें एक सवाल है कि क्या ये नहाते वक्त मतलब इसका नहाने से कोई संबंध है या फिर? इसका नहाने से कोई संबंध नहीं है, बट एरिया को ना फुली एक्सपोज होना चाहिए। ओके। सो नहाते हुए ही एक टाइम है व्हेन इट इज फुली एक्सपोज, और आप अपने शीशे के सामने खुद को ब्रेस्ट की शेप को देख सकते हैं और एग्जामिन करते हुए ये भी देख सकते हैं कि वहां पे कुछ एबनॉर्मल तो नहीं दिख रहा है या फील हो रहा है। जी। तो ये बात हुई सर लक्षणों की जो कि आपने बता दिए, और अब बात आती है कि जब लोग डरते हैं कि कैंसर हो जाता है तो उनको लगता है कि जीवन ही खत्म हो रहा है, लेकिन अब सर मेडिकल कितना आगे चला गया है और किस हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसको? देखिए, अगर हम सन 2000 से पहले की बात करें, मतलब 20वीं शताब्दी की, 21वीं शताब्दी में, उस टाइम पर जो डर था कि यहाँ कैंसर हो गया है, और कैंसर का ट्रीटमेंट इतना ज्यादा एडवांस नहीं था, इसीलिए जो भी अब लोग सुनते, सोचते, समझते, देखते हैं वो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं सन 2000 से पहले के। उस टाइम पे 70 to 80% ऑफ कैंसर्स वर फैटल लीडिंग टू डेथ। अभी 21वीं शताब्दी में, खासतौर पे पिछले 5-6 सालों में, इतने एडवांस कैंसर के ट्रीटमेंट आ चुके हैं कि अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाए तो 80 to 90%, विच इज अ वेरी हाई परसेंटेज, 80 से 90% लोग बिल्कुल क्योर हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कैंसर अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो जाए, वो प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जाए, एक क्वालिफाइड वे में उसको ट्रीट किया जाए और एक अच्छे सेंटर में उसको ट्रीट किया जाए। सो कैंसर से डरेंगे तो कैंसर रुकेगा नहीं, क्योंकि कैंसर हमारे इमोशंस नहीं समझता, वो भेदभाव नहीं करता है, अमीर गरीब सबको हो सकता है। सो कैंसर से डरेंगे नहीं, कैंसर को अर्ली स्टेज में डायग्नोज करके इमीडिएट आप मेडिकल ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट करवाइए, और रेस्ट एश्योर्ड 80 to 90% चांस है यू विल बी लिविंग योर फुल लाइफ, जितनी ऊपर वाले ने दी उतनी आप जरूर जिए। सर आजकल सुनने में ये भी आ रहा है कि कई तरह के शोध ऐसे हो रहे हैं जब हम इंजेक्शन से और दवाइयों से कैंसर से लड़ सकते हैं, क्या इस बात में सच्चाई है या आने वाला वक्त ऐसा हो सकता है? और इनवेरिएबली देखिए, कैंसर एक एबनॉर्मल ग्रोथ है बॉडी की, उस ग्रोथ को सबसे शॉर्ट टर्म में निकालने का तरीका है सर्जरी करके उसको हटा दिया जाए, बट क्योंकि वो बॉडी की अपनी सेल है, वो ब्लड के रास्ते से पूरी बॉडी में कहीं भी घूम सकती है, तो डिपेंडिंग अपॉन दी स्टेज कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर रेडिएशन, इंजेक्शन जिनको कीमोथेरेपी, और आजकल जो लेटेस्ट एडवांस्ड है इम्यूनोथेरेपी, जिसमें आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट किया जाता है कि वो कोई भी कैंसर सेल से फाइट करे और बॉडी में साइड इफेक्ट क्रिएट किए बिना उसको कंट्रोल करे या क्योर करे। सो जहां तक पॉसिबल है, अधिकतर कैंसर्स बेस्ट ट्रीटमेंट इज स्पेशली अर्ली स्टेज में सर्जरी, और अगर अर्ली स्टेज हो गया तो शायद आपको सर्जरी के अलावा कीमोथेरेपी या रेडिएशन या इम्यूनोथेरेपी की जरूरत ना पड़े, बट जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है आपको सर्जरी के अलावा रेडिएशन, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी सबको इस्तेमाल करके उसको कंट्रोल करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हुआ तो कैंसर का रिजल्ट भी अच्छा है और उसका खर्चा भी कम है, बट वही चीज आपने इग्नोर किया या किसी कारणवश वो लेट स्टेज में डायग्नोस किया तो उसका खर्चा भी बढ़ जाता है, उसका रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं आता। जी सर, जब हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं तो अब ऐसे कौन कौन से कैंसर हैं जिसमें कि फैमिली के अदर मेंबर्स को अवेयर होना ज़रूरी है कि अगर हमारी फैमिली में हिस्ट्री है तो हमें भी ट्रीटमेंट कराना चाहिए, और वो कैसे कैसे चेकअप होते हैं इसके बारे में भी बताइए। देखिए, जो फैमिली में माँ बाप से बच्चों को जा सकते हैं वो वाले कैंसर आज की डेट में अभी तक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आने वाले टाइम में वो जरूर बढ़ेगी। बट महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट कैंसर अगर मदर में, मासी में या बुआ में, दैट इज मैटरनल आंट और पैटर्नल आंट, दोनों साइड में, फादर की साइड में, मदर की साइड में, अगर आपकी किसी आंटी को या कजन को ब्रेस्ट कैंसर या ओवरी का कैंसर या बच्चेदानी का यूट्राइन कैंसर हुआ है तो आपको भी उसके होने की संभावना है। तो इसमें सबसे पहले जिस फैमिली मेंबर को कैंसर हुआ होता है उसके ट्यूमर की जेनेटिक टेस्टिंग, टिश्यू टेस्टिंग की जाती है देखने के लिए कि उसमें कौन सा जीन म्यूटेटेड है। अगर उसमें जीन जो कॉमनली म्यूटेट होता है वो फाइंड किया जाता है, तभी कोई भी फैमिली मेंबर जिसको कैंसर नहीं हुआ है और वो रिलेटेड है उस कैंसर पेशेंट से, तब उनके ब्लड की टेस्टिंग की जाती है कि आप वो जीन अपने ब्लड के अंदर उस जीन की म्यूटेशन कैरी करके रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर जो कि यूट्राइन कैंसर है महिलाओं में इसका, ऐसे ही पुरुषों के अंदर अगर पिताजी को या पिताजी की दादाजी को या किसी को भी फैमिली साइड में पैटर्नल या मैटरनल, अगर किसी को प्रोस्टेट का कैंसर हुआ हो, पेनक्रियास का कैंसर हुआ है, फूड एडमिटेड डील्स के अंदर भी ब्रेस्ट कैंसर होता है,
जो जेनेटिकली ट्रांसमिट हो सकता है, BRCA1 2 BRCA1 and 2 जीन्स होते हैं। सो मेल्स के अंदर खासतौर पे अगर प्रोस्टेट कैंसर की हिस्ट्री है, जो मेल्स में काफी कॉमन होता है, पेनक्रियास कैंसर की हिस्ट्री है, और टू सम एक्सटेंट अगर स्टमक कैंसर की हिस्ट्री है, तो आपको अपने जो भी फैमिली मेंबर का डायग्नोसिस हुआ है उसके टिश्यू की टेस्टिंग करवानी पड़ती है, और वो पॉजिटिव आने पे आपको अपने ब्लड की टेस्टिंग करवानी पड़ती है, देखने के लिए कि आप में वो कैंसर करने वाला जीन प्रेजेंट है कि नहीं। अगर है तो फिर उसकी स्क्रीनिंग करनी पड़ती है, और स्क्रीनिंग हर कैंसर के हिसाब से डिफरेंट है। जी, तो डॉक्टर साहब, तब जब कैंसर के ट्रीटमेंट में सक्सेसफुल रेट जो है वो फिलहाल कितना रहता है? क्योंकि लोगों को डर यही रहता है कि अब हमारी उम्र खत्म हो जाएंगी, और जैसा आपने कहा कि ऊपर वाले ने जितना जीवन दिया उतना तो आप जिएंगे, लेकिन तकलीफ बहुत होती है इस ट्रीटमेंट में, तो उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, सिंपल सी बात है, अगर अभी दुख है तो बाद में सुख है, और अभी सुख है तो बाद में दुख है। अब कैंसर किसी को भी हो सकता है, ये कोई नस्ल में, रेस में, रिलीजन में, अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करता है। बट वही है कि अर्ली स्टेज, मोटा मोटा अगर कहें तो 80 से 90%, 80 से 90% क्योर रेट, स्टेज 2 60 to 70% क्योर रेट, स्टेज 3 30 to 40% क्योर रेट, और इवन स्टेज 4 में ही अगर ब्रेस्ट कैंसर भी स्टेज 4 में देखें तो 10 to 15% क्योर रेट्स हैं। ये मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, कुछ कैंसर्स का इससे बेहतर है, कुछ कैंसर्स का इससे खराब है। बट वही बात है, again the purpose of cancer awareness is to get the people aware that cancer is a reality, it can hit anyone। अगर हिट हो गया है तो उससे डरे घबराए नहीं, बिकॉज डरने घबराने से बीमारी कम नहीं होगी, बढ़ेगी। अगर आप उसका इमीडिएटली जैसे ही पता चलता है प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं डायग्नोसिस ट्रीटमेंट का, आप स्टेज 1 में डायग्नोज होते हैं, तो 90% चांस है कि आप क्योर हो जाएंगे। और ये 90% क्योर अगर आप देखेंगे तो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, शुगर, इनमें तो क्योर है ही नहीं। अगर आपका डायग्नोज हो गया तो आप सारी जिंदगी दवाई खाते रहते हैं, ब्लड प्रेशर शुगर अनकंट्रोल्ड हुए तो आप दवाइयां चेंज करते हैं। ऐसा कैंसर में नहीं है, अगर आपका स्टेज 1 में डायग्नोज हुआ है, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो गया, तो क्योर जिंदगी भर के लिए, आपको जिंदगी भर कोई दवाई नहीं खानी है। जी, तो ये तो सर बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है। और अब अगर मैं इसमें ये पूछूं कि हमारी विल पावर कितनी मैटर करती है इस बीमारी से जूझने के लिए, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, विल पावर आपको माउंट एवरेस्ट पे ले जा सकती है, और विल पावर आपको समुंदर की तह तक ले जा सकती है, और अगर आप विल पावर नहीं रखते हैं तो आप जमीन पे खड़े रहेंगे। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि मिल ही जाते हैं रास्ते भटकने पे, ना समझ तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो मतलब यही है कहने का कि अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आपके सामने कुछ भी आ जाए, चाहे पहाड़ भी आ जाए, आप उसको हिला सकते हैं। और हमारी सभ्यता में एग्जांपल्स है, लोगों ने पहाड़ काट काट के रास्ते बनाए हुए हैं। सो अगर विल पावर स्ट्रांग है तो आप जितनी ऊपर वाले ने लाइफ दिया वो जरूर जिएंगे। अगर विल पावर नहीं है तो आपके जो केयर टेकर्स हैं, आपके जो मेडिकल पर्सनल है, वो आपको हेल्प करेंगे, बिकॉज विल पावर इज द कंटिन्यूम, 1 से लेकर 100 तक कितनी भी हो सकती है। सो अगर विल पावर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी की रेस हार गए हैं। Those who are taking care of you, be confident about them so that they are able to help you to improve and increase your survival। जी, तो सर अंत में आपका क्या सुझाव होगा, किस तरह की लाइफस्टाइल हमें अपनानी चाहिए, और कौन से लोग ऐसे हैं जो कि बच सकते हैं कैंसर से, क्या करना चाहिए हमें उसके लिए? देखिए, आपने हमेशा सुना होगा हमको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। बट मेरी राय यही रहेगी, अगर आप टोबैको यानी तंबाकू और शराब मतलब अल्कोहल से दूर रह सकते हैं तो आप 40% कैंसर्स को तो वैसे ही अवॉइड कर सकते हैं। बाकी जो कैंसर्स हैं, वो एक किताब आई थी जिसका नाम था फॉल्ट इन आवर स्टार्स, मतलब वो हमारे जीन्स के अंदर कुछ गड़बड़ है, और जीन्स हमें माँ बाप से मिलते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। वो अगर हमारे अंदर है भी और उसकी वजह से हमारा कुछ कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो गई है, तो उससे डरे घबराए नहीं, उसको डायग्नोज करें, खुद एग्जामिन करें अपने आप को। कुछ भी आपके शरीर के बारे में आपको लगता है नॉर्मल है, जरूर उसको मेडिकल अटेंशन में लाएं। हो सकता है वो कैंसर ना और आप डर के बैठे रहें, और बाय चांस अगर वो कैंसर भी है और वो अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाएगा तो आपका ट्रीटमेंट कामयाब रहेगा, आप काफी बेहतर अवस्था में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संदीप बत्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू कविता जी, थैंक्स फॉर द इनवाइट। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर संदीप ने कहा कि कैंसर से
डरना नहीं है, लड़ना है और इस लड़ाई को अगर आप लड़ेंगे स्ट्रांगली विल पावर के साथ तो आप कैंसर जैसी जंग से जीत जाएँगे। लेकिन ऐसी समस्या ही उत्पन्न ना हो इसके लिए आपको एक बेहतर लाइफ़स्टाइल अपनाना होगा। आपको ध्यान रखना होगा और अवेयरनेस लानी होगी इस विषय में कि किस तरह से हम कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। फिलहाल हम सभी की तरफ से आपको एक हेल्दी लाइफ़ के लिए हम विशेस देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपने जीवन में स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी सेहत में इतना ही। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 एफएम। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।